हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष में स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में व्रतों से संबंधित जो क्षेत्रफल से रिगार्डिंग हमने जो भी सूत्र पढ़े थे, हमने जानकारी प्राप्त की थी। व्रत का क्षेत्रफल, अर्धव्रत का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हमने त्रिज्य खंड के बारे में जाना, हमने व्रत खंड के बारे में जाना और त्रिज्य खंड में भी हमने लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, इन सभी के बारे में जाना। व्रतखंड में भी लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड, इन सभी के बारे में जाना। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, उनसे संबंधित प्रश्नावली का आगाज हम करेंगे। प्रश्नावली 12.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे रोचक और प्यारे सवाल आएंगे, उनको हमें समझना है। ठीक है, तो 3 स्टार्ट करेंगे। 12.1 नहीं, 12.3 स्टार्ट करेंगे। और जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्नावली 12.3 जो है फॉर्मूलेस पर आधारित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आपको डिजाइन्स दे रखी होंगी, चित्र दिया होगा, आकृतियां दी होगी। आपको जिस भाग का क्षेत्रफल पूछे वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और प्रश्नावली में आपको यह भी ध्यान रखना है, जब तक आपको नहीं कहा जाए तो पाई का मान 22/7 ही लेना है। पहला प्रश्न है, आकृति में छायांकित बाग का क्षेत्रफल। ये 12.19 कुछ नहीं है, 12 पॉइंट तो आपकी किताब में ये चित्र का नाम है, इसको आप फोकस मत करिए, आगे पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि आकृति में छायांकित भाग, ये जो आपको दिख रहा है ना छायांकित भाग नीले रंग का, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि PQ बराबर 24 है, ये PQ का मान कितना दिया हुआ है, PQ बराबर दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और PR बराबर 7, ये PR दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और O वृत्त का केंद्र, ये जो O है वृत्त का केंद्र है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए और दिमाग लगाइए। हमें क्या दिया हुआ है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O वृत्त का केंद्र, इसका मतलब ये ROQ, ये ROQ क्या हुआ, वृत्त का व्यास हुआ। क्योंकि आप देखिए ये R बिंदु भी परिधि पर है, ये R बिंदु भी परिधि पर है, Q बिंदु भी परिधि पर है। और RQ रेखाखंड, ये जो R और Q, ये जो परिधि पर स्थित बिंदु है, इनको जब आप मिला रहे हो तो O से होकर गुजर रहा है, यानी ROQ वृत्त का व्यास है। क्लियर है, ये ROQ वृत्त का व्यास है। और व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। इसका मतलब ये भी अर्धवृत्त और ये वाला भी अर्धवृत्त। ठीक है, ये वाला पूरा यहां से लगाकर ROQ जो है ना, इसके इधर वाला और इधर वाला दोनों हिस्से क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, ये दोनों अर्धवृत्त है। ओके, अब इस अर्धवृत्त में भी आप देखो, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, मैं एक बार लाल रंग की धारियां कर देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। लाल रंग की लाइंस बनाई है, ये हिस्सा भी अर्धवृत्त है और वो सफेद वाला भी अर्धवृत्त है। अब मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना वो इस तरफ है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मुझे ये वाला हिस्सा, ये जो सफेद रंग का है वो नहीं चाहिए, मुझे केवल कौन सा चाहिए, आप देख पा रहे हो, अर्धवृत्त से भी ये नीले रंग का क्षेत्रफल चाहिए। यानी अर्धवृत्त में से भी कुछ कम करना है, अर्धवृत्त पूरा नहीं निकालना। अर्धवृत्त में से ये सफेद रंग का भाग है, ये हटा दो, तो पीछे क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये जो सफेद रंग का आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, देखो 3 भुजाएं लाड़ लो इसकी। एक तो भुजा ये रही, ठीक है, RP भुजा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। इस चित्र को कहीं कहीं पर ऐसे भी बना हुआ है। मैं एक बार इस चित्र को वापस बना देता हूं, थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है और यहां पर O वृत्त का केंद्र है। तो यदि O वृत्त का केंद्र है और ये बिंदु है Q, ये बिंदु है R। ठीक है, अब यहां पर P बिंदु एक बार आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। P बिंदु है तो R को P से मिलाया और इसको मिलाया, तो यहां पर आप ये क्या देख पा रहे हो, ये वृत्त का केंद्र है, ये व्यास है, ये व्यास है प्यारे विद्यार्थियों। और ये भाग दोनों ही क्या है, अर्धवृत्त है। तो आप जानते हो ये कोण कितना होगा, सभी बच्चे जानते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण सदैव क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए बताएं, जैसे ये मान लो अर्धवृत्त है, ठीक है, ये व्यास है, तो यहां पर कोई भी कोण आप बनाओगे अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त यानी परिधि, अर्धवृत्त मतलब क्या है, परिधि का ही भाग है।
तो इस पर कोई भी बिंदु लेते हो तो कोण 90 डिग्री बनता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। तो हमें ये जो अर्धवृत्त है इसमें से ये जो समकोण त्रिभुज है प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्षेत्रफल हमें घटाना है, तो अब इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। क्लियर है? आ रही बात समझने? तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों होगा? आपको पता लग गया, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है और व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, तो ये पूरा क्या है? अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में कोई बिंदु P है तो R और Q यानी व्यास के दोनों सिरों को P से मिलाएंगे तो कोण 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के सवाल का आइडिया लग गया। ये जो अर्धवृत्त है उसमें से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, अभी मैं आगे वाला हिस्सा बता रहा हूं करना क्या है हमें। तो कहने का मतलब है इस छायांकित भाग, ये छायांकित भाग चाहिए, तो अर्धवृत्त में से आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई कौन सी भुजाएं होती जिनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, इसका मतलब ये भुजा आरपी आधार ले लो और इसको आप क्या मान लो? ऊंचाई मान लो। तो ये तो 7 दी हुई है लाड लो, और ये भी 24 दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल देंगे। क्लियर है? एक और चीज, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं πr²/2, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है ना। हमें पता है ये व्यास है, लेकिन त्रिज्या नहीं पता। व्यास का मान पता होता तो आधा कर देते। तो ये वाली भुजा कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, अन्य दो भुजाएं दी है, तो आप इसको कर्ण समझते हुए ज्ञात कर लो, और यही वृत्त का व्यास है और आधा कर देंगे तो त्रिज्या आएगी। क्लियर है? तो क्लियर हो गया सवाल। आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना मुख्यतया मेन काम यह है, और व्यास ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सवाल में क्या दिया है? ओ वृत्त का केंद्र है। ध्यान से सुनना, ओ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ओ वृत्त का केंद्र है। ये सवाल में एक तो दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ओ वृत्त का केंद्र है, और ये जो ROQ है लाड लो, क्या लिखेंगे? ROQ वृत्त का व्यास है। ROQ या RQ लिख दो। ROQ या RQ क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वृत्त का व्यास है। अब आगे एक और चीज लिखनी, 90 डिग्री वाला, ये कोण 90 डिग्री है वो लिखना है। कोण RPQ जो है 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण। RPQ अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, RPQ अर्धवृत्त में बना कोण है, और अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? यदि ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज RPQ क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ये भी आप लिख दो। ठीक है, यदि ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब हमें क्या करना है? आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि RPQ ये जो त्रिभुज है RPQ, इसकी दो भुजाएं ज्ञात है RP और PQ, लंब और ऊंचाई, जिसे हम आधार कहते हैं। लंब और आधार या आधार ऊंचाई एक ही बात बोलो। कर्ण हमें ज्ञात करना है RQ, तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय कि 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी भुजा यानी RQ का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाएं RP या कह दो PR का स्क्वायर प्लस कौन सी भुजा है? PQ का स्क्वायर। PR भुजा और PQ भुजा के वर्गों का योग। तो RQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? PR कितनी है जी? PR है 7 का स्क्वायर, और ये है प्यारे विद्यार्थियों 24 का स्क्वायर। तो RQ बराबर क्या आ जाएगा? सीधा आप जानते हो 24 का स्क्वायर और 49 जोड़ेंगे तो आएगा 625। तो 625 का वर्गमूल लेंगे तो RQ भुजा का मान होगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमारे पास ये भुजा आ गई है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों को? 625 का हमने वर्गमूल लिया है
39 का वर्ग 576 और 49 जुड़ गया 625 और उसका वर्गमूल 25। तो हमारे पास व्यास क्या आ गया है, 25 आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब आगे वाली स्टोरी आपको समझ में आ गई। यदि ये भुजा पूरी 25 आई, इसका मतलब अर्धवृत्त, ये आर क्यू क्या है लाड लो, आर क्यू आपने क्या बोला, वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो व्यास आर क्यू बराबर 25 है, अतः हम क्या लिख देंगे, अतः त्रिज्या कितनी होगी बताइए, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होगी 25/2, या आप लिख दो एक बार आर क्यू बट्टा 2 यानी 25/2, ठीक है जी। अब आप क्या करो, एक बार तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो, क्लियर है। तो अब हम क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब सिंपल आपको खेल करना है। एक तो आपको निकालना है क्या, पहला आपको निकालना है जी किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। कितना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप भी जानते हो, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर है नहीं, ठीक है। तो 1/2 इंटू पाई है जी 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी आई है, त्रिज्या आई है 25/2, ठीक है। तो 25/2 इंटू 25/2 ये हमारा क्या आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आएगा, थोड़ा इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई कटता है तो ये 2 से कटेगा 11 बार, 25 इंटू 25 625, 625 को किससे गुणा कर देंगे, 625 को 11 से गुणा कर देते हैं। तो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2 66 और 2 हो जाएंगे 68। तो ये आ जाएगा 6875 बट्टा आ जाएगा कितना अपने, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 अंटू 2 28, ठीक है। ये आ जाएगा 28। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। 25 इंटू 25 625, उसको 11 से गुणा कर दिया और ये आ जाएंगे बट्टा में 4 इंटू 7 28। अब हमें क्या निकालना है, एक और हमें ज्ञात किसका करना है, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, या जो भी नाम था ये त्रिभुज था, हमने अर्धवृत्त का निकाल दिया है। अब समकोण त्रिभुज जो है हमारा आरपीक्यू, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज आरपीक्यू का क्षेत्रफल कितना आएगा देखते हैं, कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है, ठीक है। तो 1/2 आधार कौन सी भुजा है, आधार भुजा यानी ये वाली 7 और ऊंचाई कितनी है 24, तो आ जाएगा 7 इंटू 24। तो ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा 12 बार, 12 सत्ते आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें डिजाइन ये सिर्फ छायांकित भाग का चाहिए, तो अर्धवृत्त का भी आ गया, ठीक है, बट्टा में भी जो उत्तर आया, और इस समकोण त्रिभुज का भी आ गया, बस घटाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज आरपीक्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना कितना है देखते हैं, अर्धवृत्त का है 6875 बट्टा 28 माइनस क्या है 84, ठीक है। तो कुल मिला के उत्तर क्या आएगा, 6875 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे बट्टा में 28 आएगा। तो 84 इंटू 28 का गुणा कितना होता है, 8 चौक 32, हासिल लगी 3, 8 8 64 और 3 67, और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 8 और ये 22 और 1 23, 2352, 2352। तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 5 जाएंगे 2, 8 में से 3 जाएंगे 5, 6 में से 2 जाएंगे 4, 45 23 बट्टा 28। ये हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा, क्लियर है, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा 4523 बट्टा 28, ठीक है, ओके। और इसमें हमें यह भी देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा सेंटीमीटर, आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो पॉइंटों में,
ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस स्टोरी बता देता हूं। स्टोरी क्या करनी है, आपको ये दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैं चित्र वापस इसको छोटा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आइडिया लग जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है आपके 12.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह का एक भुजा बना हुआ है जिसका नाम क्या है लाड लो, यहां से आर क्यू। ठीक है, अब यहां पर एक बिंदु P मान लो जी। ठीक है, ये मिलाया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या है, ये त्रिभुज। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र है जी। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। अब आपको क्या करना है, ओ वृत्त का केंद्र है और ये देखो ये आर क्यू जीवा केंद्र से गुजर, इसका मतलब आर क्यू वृत्त का व्यास। व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, नहीं ये भी अर्धवृत्त ये भी अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना ये बिंदु P है, ये अर्धवृत्त में बैठा है ना, ये P इधर वाला अर्धवृत्त, इधर वाले अर्धवृत्त में P बैठा है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा दी हुई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल दो और ये वृत्त का व्यास से आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, त्रिज्या R आ जाएगी। ओके, अब हमें यदि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला ये हमें ज्ञात करना है, तो आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। ये पूरी स्टोरी थी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में आकृति 12.20, ये तो आपकी किताब में जो आकृति बनी हुई उसका नंबरिंग है, इसे ध्यान नहीं देना है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 है और कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, देखो कोण दिया हुआ ये AOC, ये कोण जो है केंद्र पर अंतरित है कोण, ये 40 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, इस छायांकित ये नीले रंग का भाग दिख रहा है आपको ABCDC, ये वाला भाग ABDC, इसका हमें क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखो ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त है, ध्यान से सुनो। छोटा वृत्त के केंद्र भी O, बड़े वृत्त का केंद्र भी O है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बड़े वृत्त के लिए ये वाला भाग देख रहे हो आप AOC, ये बड़े वृत्त के लिए AOC क्या है, एक त्रिज्यीय खंड है, क्योंकि ये OA और ये OC, OA और OC बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्याओं दो तो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। तो पहले आप इस बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, यानी बड़े वृत्त के त्रिज्यीय खंड AOC का क्षेत्रफल। उसमें उसके बाद क्या करो, ये जो छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त का त्रिज्यीय खंड ये वाला, ये इतना सा देख पा रहे हो, ये चाप हो गया। ये BOD जो है ना, BOD ये क्या है, छोटे वृत्त का त्रिज्यीय खंड है। तो बड़े वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल दो बड़े वृत्त की त्रिज्या को काम में लेते हुए। ठीक है, उसके बाद BOD यानी ये जो छोटा भाग दिख रहा है व्हाइट कलर का, जिसके अंदर ये 40 डिग्री भी लिखा हुआ है, तो इस छोटे भाग का छोटे त्रिज्यीय खंड का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। फिर बड़े त्रिज्यीय खंड में से छोटे त्रिज्यीय खंड या छोटे वृत्त के त्रिज्यीय खंड को घटा दो, तो ये हमारा भाग आ जाएगा। बस आपको ये उपयोग करना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बड़े त्रिज्यीय खंड AOC के क्षेत्रफल में से ये छोटा त्रिज्यीय खंड है BOD आपको घटा देना है, तो अपने आप छायांकित आएगी, बाकी कहीं ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि दोनों देखो ना, एक त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड आप जानते हो दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को। तो अब हमें देखिए त्रिज्याएं दी हुई है, बड़ी त्रिज्या देखो दो सकेंद्रीय वृत्तों की, एक त्रिज्या 7 है, एक की 14 है। हम जानते हैं छोटी त्रिज्या हम क्या मानते हैं, हमेशा विद्यार्थियों R2 मानते हैं और बड़ी त्रिज्या को R1 मानते हैं। ठीक है, तो बड़ी त्रिज्या R1 कितनी दी हुई प्यारे विद्यार्थियों, यहां से लगाकर R1 दे रखी है 14 यहां तक। ठीक है, और छोटी त्रिज्या यहां तक होती है R2, ये आपको कितनी दे रखी है जलाड लो, ये आपको 7 दे रखी है। ठीक है, तो त्रिज्याएं हमारे पास दोनों अंदर वाले वृत्त और बाहर वाले वृत्तों की त्रिज्या है, और दोनों के लिए एक ही केंद्रीय कोण है 40 डिग्री, आप देख पा रहे हो। या इसके लिए जो चाप AC है वो भी केंद्र पर कितना 40 डिग्री बना रहा है, और छोटे वृत्त का जो चाप है ना ये BD, ये भी केंद्र पर 40 डिग्री कोण बनाना। तो केंद्रीय कोण आपको 40 डिग्री लेना है। त्रिज्याएं अलग अलग है दोनों वृत्तों की, बस आप त्रिज्यीय खंड जो दिख रहे हैं ना AOC और BOD, इनके क्षेत्रफल निकाल कर घटा दो। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लाडलो, सबसे पहले लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है,
तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी लिख सकते हो। छोटे वृत्त की त्रिज्या में क्या दे रखी है लाडलो, R2 दे रखी है, R2 दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके जी, अब दोनों का केंद्र एक ही है। अब दोनों का केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ लाडलो, केंद्र पर अंतरित कोण या केंद्रीय कोण, केंद्र पर अंतरित कोण या जिसे हम केंद्रीय कोण भी कहते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, थीटा का मान दिया है 40 डिग्री। ओके, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड BOD के क्षेत्रफल को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, इनको हम घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, चेक करते हैं जी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब देखो AOC के लिए त्रिज्या क्या लेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है, तो क्या लेंगे, पाई R1 स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। देखिए ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त है, तो मैं मानता हूं कि बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या R1, छोटे के लिए R2, लेकिन कोण दोनों के लिए एक ही रहेगा, थीटा का मान 40 रहेगा। क्यों, क्योंकि देख लो ये कोण जो है दोनों में काम आ रहा है, इस AC के लिए भी और BD के लिए, दोनों ही चाप जो है केंद्र पर 40 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो पाई R1 स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। R1 क्यों लिया, क्योंकि हम बड़े त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हम R1 ले रहे हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड BOD, अब BOD ये छोटे वृत्त की त्रिज्या काम में लेंगे यहां पर, तो लेंगे पाई R2 स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो कॉमन भी आ रहा है इनमें से, ये पाई कॉमन आ रहा है जी, थीटा कॉमन आ रहा है, आप भी जानते हो 360 डिग्री भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। अब मान रखो कितना आएगा, चेक करते हैं। पाई की जगह रख दोगे 22/7, थीटा की जगह 40 रख दोगे और बट्टा में 360 डिग्री। ठीक है, गुणा में R1 बड़ी भुजा है, बड़ी त्रिज्या है कितनी, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहां A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगेंगे, एक बार 14 और 7 जुड़ेंगे और एक बार घट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो 40 से कटेगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, तो ये बनेगा 22/7 इंटू 9 63। अंदर देखो एक बार 14 और 7 जुड़ेंगे, आप भी जानते हो A प्लस बी और A माइनस बी जो भी है वो हो जाएंगे। ठीक है, 14 + 7 14 - 7। तो इनको अगले पार्ट पे करता हूं, 22/63, ये 14 और 7 21 होंगे, 14 में से 7 जाएंगे 7, तो क्या बनेगा यहां पर लिखता हूं। ठीक है, 22/63, 14 और 7 जब जुड़ेंगे 21 और घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर पाई थीटा बट्टा 360 दोनों ही पदों में थे, कॉमन आए, अंदर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बटा 40 से 360 कट गया 9 बार, तो 7 इंटू 9 63, ये A प्लस बी A माइनस बी से उपयोग कर दिया। अब देखिए 21 से 63 कटेगा 3 बार, तो कितना बचेगा, 22 इंटू 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप चाहो तो पॉइंटों में भी दे सकते हो। क्लियर है, तो इसके अंदर कहानी समझ में आ गई। बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। आप खुद सोचो ना, ये पूरे में से इतना घटा दो, क्षेत्रफल यानी क्या होता है बताया हुआ, घेरा गया स्थान, तो बड़े भाग में से छोटा भाग घटाया, त्रिज्या अलग अलग लेनी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सवाल है ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ये आपका सेकंड सवाल ही था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अगली बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अच्छा सवाल है
क्या दिया है, आकृति 12.21 में, किताब में आपके जो चित्र है वो 12.21 है, हमें केवल हमें सिर्फ आकृति पर फोकस करना है, ठीक है। तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग देख पा रहे हो, एक तो एपीबी और एक डीपीसी, ये दोनों देखो नीले रंग के दो भाग है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे यदि ABCD जो है 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये ABCD ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, ये भुजा भी 14, ये वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर और अंतिम भुजा AD भी 14, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। APD और BPC दो अर्धवृत्त है, हमें यह भी बोल दिया कि APD और BPC दोनों ही क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम आइडिया लग गया होगा आपको वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि ये सफेद रंग के यानी जो अछायांकित कह दो, इन दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों को घटा दे तो हमारे पास छायांकित डिजाइन का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या क्या आएगी, आप समझ पा रहे होंगे कि भैया वर्ग का क्षेत्रफल तो जानते हैं, भुजा स्क्वायर 14 इंटू 14 196 हो जाएगा। सर जी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या r कहां से ज्ञात करेंगे, तो आप भी जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों क्या है, हमारे अर्धवृत्त है, ठीक है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, तो जो 14 सेंटीमीटर हुआ ये क्या होगा, अर्धवृत्त का व्यास ही तो होगा, आप दिमाग लगाओ, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, इसको मैं यहां पकड़ के रखता हूं और ये वाला अर्धवृत्त भी यहां से लेकर आता हूं, तो आप देखो दो अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं और ये जो भुजा है ना, ये जो वर्ग की भुजा है वो हमारे वृत्त का क्या है, व्यास है, आप समझ पा रहे हो। इनका जो मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु, वो वृत्त का क्या होगा, लाडलो केंद्र होगा, क्या होगा, केंद्र होगा, ये हमारा मान लो केंद्र है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ठीक है, इसको मैं r नाम दे देता हूं, ये वृत्त की त्रिज्या है जो कि कितनी हो जाएगी, 7 होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है प्यारे विद्यार्थी, लिख देते हैं वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग ABCD की भुजा, वर्ग ABCD की भुजा कितनी है लाडलो, ABCD की भुजा है 14 सेंटीमीटर, ओके जी, ठीक है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल यहीं पर निकाल भी दो, लगे हाथ, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला है आप जानते हो, 14 का स्क्वायर होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं जो वर्ग की भुजा है वो ही वृत्त का व्यास है, ठीक है, तो वर्ग की, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास बराबर किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है, वर्ग की भुजा के बराबर है, जो कि कितना है जी, 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब व्यास 14 है, व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या 2 इंटू r का मान 14 है, तो r होगी 14/2, 7, क्लियर है भाई। वृत्त का व्यास है 14, व्यास होता है 2 इंटू r यानी 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 जाएगा भाग में 14/2, 7 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आएगी, सभी इसकी भी, ये भी 7, ये भी 7 मध्य बिंदु से। अब आगे क्या दिया गया है जी, हमें अब क्या करना है, अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से हमें क्या वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों को घटाना है। तो हम जानते हैं दोनों समान है भैया, हूबहू है ना, तो एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आप चाहे तो 2 से गुणा कर दो। मान लीजिए मैंने इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दिया, इसका मतलब दोनों आ जाएगा। क्यों 2 से गुणा कर रहा हूं, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त है, मैं मानता हूं दोनों की त्रिज्या भी तो सेम है ना, इसकी त्रिज्या भी 7 है और हूबहू सममिति सिमेट्री आप जानते हो ना, हूबहू चीजें दिख रही है, तो जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही उसका आएगा, तो हम उसका अलग से क्यों निकाले। यहां पर 2 अर्धवृत्त है तो एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, अब अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, अर्धवृत्तों के नाम है ना, अर्धवृत्तों APD तथा अर्धवृत्तों APD तथा BPC का क्षेत्रफल,
दोनों का एक साथ निकाल रहा हूं प्यारे बच्चों। कैसे निकालेंगे देखना, क्या करना है, आप कोई भी एक का निकालो। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, अर्धवृत्त का, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ये मान लीजिए इसका आया। अब वो ऐसा कैसा सेम है, तो आप क्या करो, 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों अर्धवृत्तों एपीडी और बीपीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। एक है, एक को 2 से गुणा कर दो। मान लीजिए 3 अर्धवृत्त होते तो 3 से गुणा कर दे, मतलब सेम टू सेम है ना, दोनों अर्धवृत्त समान है तो त्रिज्या सेम है तो 2 से गुणा कर देंगे। 3 अर्धवृत्त होते तो यहां 3 से गुणा करते। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा, आखिर आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई आर स्क्वायर समझ भी गए होंगे आप कुछ बच्चे कि 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बनाएंगे, इसीलिए तो क्षेत्रफल आया पाई आर स्क्वायर। तो मान रखिए 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कटेगा, आप जानते हो। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए इन दोनों अर्धवृत्तों का संयुक्त टोटल क्षेत्रफल 154 आया और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 196 है। तो आप क्या करो, इस पूरे 196 में इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दो, तो रिमेनिंग जो हमारी ये नीले रंग की पार्ट है, छायांकित भाग है, इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जानते हो वर्ग एबीसीडी के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों अर्धवृत्तों का कुल क्षेत्रफल या दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया जी, यहां पर ही कर दें। ठीक है, चलो पीछे पेज में करते हैं। तो क्या आएगा क्षेत्रफल, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल आया हुआ है, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आया 196 और दोनों अर्धवृत्तों का कितना आया है 154। तो कितना आएगा, घटा के देखते हैं। 6 में से 4 जाएंगे 2, 19 में से 15 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सवाल में पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये भी अच्छा है। हमें क्या पूछा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज ओएबी की शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हमें पूरा देखो, पूरा डिजाइन नीले रंग की है, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ये तो बहुत ही आसान है कि भैया हमें सवाल में दिया है ओएबी क्या है, ओएबी एक समबाहु त्रिभुज है, ओएबी ये समबाहु त्रिभुज है और आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप समान होती है। तो ये भी 12 होगा, ओए भुजा भी 12, ओबी भी 12, यहां तक भी समझ में आ गया। और देखिए ओ को केंद्र मानकर अब क्या हुआ, ये जो बिंदु ओ था ना समबाहु त्रिभुज का, इसको केंद्र माना और 6 सेंटीमीटर का क्या खोल दिया, प्रकार खोल के एक वृत्त बना दिया। आप समझ पा रहे हो, इस तरह का यहां से एक वृत्त बना दिया। ठीक है, वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, यहाँ ये वाला नहीं खींचा, केवल कहां तक खींचा जी, आपने 6 तक खोल के यहां से यहां तक एक वृत्तीय चाप खींच दिया, पूरा वृत्त नहीं खींचा, केवल चाप, क्योंकि आपने ये हिस्सा नहीं बनाया, ये भी बनाते तो हम वृत्त कहते। ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक आपने एक बहुत बड़ा, जिसे हम दीर्घ चाप कह सकते हैं, दीर्घ चाप खींच दिया है। अब हमें इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना लाडलो, घबराना नहीं है। क्या करना है, आराम से आप क्या करो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल इधर बता रहा हूं, फिर मैं लिखकर और बताऊंगा। आपने इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने क्या किया, आपने देखा वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना भाग तो चाहिए ही नहीं था हमें। ठीक है, ये इतना भाग नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, आपने इस वृत्त के क्षेत्रफल में इसको भी शामिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
आपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया, लेकिन ये वाला भाग तो वृत्त का नहीं है, फिर भी आपके क्षेत्रफल में तो आएगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे तो पूरे वृत्त का आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समबाहु त्रिभुज यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह का समबाहु है, क्लियर है ये, तो आपने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये तो आप एक चीज नोट कर पा रहे हो, आपका ये जो क्षेत्र है ना, इतना सा ये वाला, ये दो जगह आ रहा है, ये वाला ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, मैं लाल रंग से बॉर्डर बनाता हूं, ये दो बार आ गया। कैसे दो बार आया, हमें एक बार तो चाहिए क्योंकि यहां पर भी रंग किया हुआ नीला, तो हमें इसका क्षेत्रफल भी चाहिए, लेकिन लाडलो ये दो बार आ रहा है। कैसे, जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तब भी आएगा, वृत्त में तो पूरा भाग आएगा पाई आर स्क्वायर के अंदर, तब भी आया। और जब आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, ये पूरी ब्लैक लाइंस मैंने बनाई है, इसका क्षेत्रफल है, तब भी ये आ रहा, दो बार आ रहा है। हमें कितनी बार चाहिए जी, एक बार ही चाहिए ना, क्योंकि एक बार क्यों चाहिए, क्योंकि यहां भी नीला रंग किया हुआ समबाहु त्रिभुज का हिस्सा ये, तो दो बार आ रहा है। आप क्या करो, एक बार घटा दो। आप क्या करो, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, समबाहु त्रिभुज का निकाल दो, जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो मतलब ये पूरा आ गया, और लेकिन ये इसमें दो बार शामिल हुआ। समबाहु त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ है ना, ये हिस्सा आप देखो, ये वाला ये हिस्सा यहां तक, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये आ गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तब भी आ गया। हमें दो बार नहीं चाहिए, हमें एक बार चाहिए, तो आप इतने से हिस्से को एक बार अलग से वापस घटा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, समबाहु त्रिभुज का निकाल दो, जोड़ दो, लेकिन ये प्राणी दो बार आया, एक बार इसको घटा दो। अब ये चीज है क्या, इसे क्या कहते हैं आप भी जानते हो, त्रिज्य खंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या में से इतने से भाग को घटा देंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी होगी। दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं और एक चाप से गिरे गए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। तो सर त्रिज्य खंड का कोण कहां गया, तो आप भी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है भाई, 60 डिग्री, और इसको आप यदि ऐसे से मिलाते हो तो ये त्रिज्य खंड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये त्रिज्य दो त्रिज्याएं हो जाएगी, नाम दे दो इसको ओसी और ओडी। ठीक है, तो ओसी और ओडी दो त्रिज्याएं हो गई, कोण थीटा मिल गया समबाहु त्रिभुज का, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के नहीं घटा सकते हैं क्या, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया। तो ये भाग दो बार आ रहा है, बस हमको पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक हिस्सा दो बार आ गया है, उसको हमें घटा देना है। ठीक है, ये वाला मैं इसको मिला देता हूं एक बार, इसको सी लिख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं। ये 6 है और ये भी कितनी होगी 6, दो त्रिज्याएं हैं, और ये कोण 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। सबसे पहले वृत्त का केंद्र क्या दिया है, ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है वृत्त का केंद्र बराबर O, वृत्त का केंद्र बराबर O है। ओके, ये आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या क्या करना है, आपको आइडिया लग गया। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है जी, वृत्त की त्रिज्या जिसे हमने ओसी और ओडी भी नाम दिया है। ठीक है, ओसी ओडी कह दो, आर कह दो, उसका माप है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ओसी और ओडी कहा है, आप चाहो तो स्मॉल आर कह दो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या सवाल में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, आपको क्या है समझ में आ गया। छायांकित भाग के लिए 3 चीज चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु का और ये त्रिज्य खंड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का निकालते हैं। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है, AOB। ठीक है, OAB कह दो, OAB कह दो, जो सवाल में नाम है OAB। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो जी, √3/4 इंटू होता है भुजा स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, और भुजा कितनी दी हुई है, समबाहु त्रिभुज जो है कितना स्थान घेरता है, सूत्र पता है, आपने 9th में भी पढ़ा था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो कितना बनेगा, √3/4, भुजा कितनी है आपकी, भुजा है कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 से देखो √3/4, 12 से इंटू 12। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 12 × 36 √3 आ जाएगा ये।
ठीक है, ये किसका आया, समबाहु त्रिभुज का आ गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो ये वाला भाग ओसीडी आ गया ना भैया, ये ओसीडी हिस्सा जो है समबाहु त्रिभुज में शामिल हो गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ओएबी का जब क्षेत्रफल निकाला तो आपका इसमें ओसीडी भाग भी आ गया है। ठीक है, ओके, ओसीडी भाग यानी ओसीडी त्रिज्य खंड है। अब निकालो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या आप निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई ले लिया 22/7, त्रिज्या कितनी है जी, त्रिज्या है 6 इंटू 6, तो क्या होगा, ये 6 इंटू 6 36, 36 132 को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, 22 इंटू 6 132, 132 को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 13 छंग 78 और हो जाएगा 79, 792, 6 दूनी 12 8, तो 792/7 साथ में आएगा सेंटीमीटर। ये किसका आया जी, वृत्त का आया। अब निकालो, अब जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला ना लाडलो, इसके अंदर भी आपका ओसीडी आ गया है। अरे भैया आपने समबाहु निकाला तब भी ओसीडी आया, पूरे वृत्त का निकाला तब भी ओसीडी आया। अब ओसीडी का अलग से निकालो क्योंकि 2 बार है। अब जब हम इसके और इसके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे हमें ओसीडी एक बार ही चाहिए, हम 2 बार क्यों निकाले, तो एक बार माइनस कर दो। तो ओसीडी क्या है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिज्य खंड ओसीडी का क्षेत्र, पहले वो कारण लिख दो थीटा और कितना आएगा, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 डिग्री। अतः त्रिज्य खंड जो है, ठीक है, अतः त्रिज्य खंड ओसीडी का केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण या केंद्र पर बना कोण, केंद्रीय कोण कितना होगा, थीटा, जिसे हम कहते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिज्य खंड जो है ओसीडी का केंद्रीय कोण थीटा 60 होगा। अब ओसीडी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिज्य खंड, ठीक है, आर बराबर इसकी क्या, आर बराबर 6 तथा थीटा बराबर कितना है इसका 60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड ओसीडी का क्षेत्रफल वाले, क्योंकि त्रिज्या इसमें कितनी लेनी है हमें, त्रिज्या त्रिज्य खंड के अंदर 6 और थीटा लेना है 60। ओके, तो क्या लेंगे, आर बराबर 6 तथा थीटा बराबर 60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड ओसीडी का क्षेत्रफल, ओसीडी का क्षेत्रफल कितना आएगा, निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ओके, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 300 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, 22/60, त्रिज्या की जगह 6 इंटू 6, थीटा हमारा 60 डिग्री है, बट्टा है 360 डिग्री। अब ये कितना बन जाएगा, चेक करते हैं, 60 से ये कटेगा, देखिए 60 इंटू 6 भी 360 होगा, 60 इंटू 6 360 से 360 कट तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो भाग था जो वृत्त में भी आ रहा है, समबाहु त्रिभुज में आ रहा है, इसका खुद का देखो दोनों में आया, इसका खुद का क्षेत्रफल कितना आ गया है 132/7। तो अब हम निकाल देंगे छायांकित भाग का या डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अब भैया पूरा ना छायांकित भाग मतलब इस पूरे का निकालना है, तो अर्धवृत्त, ये पूरे वृत्त का समबाहु का जोड़ दो और ये दोनों में दोनों में आया, हमें एक बार तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही बार नहीं चाहिए, एक बार चाहिए, तो आप इसका एक अलग से निकाल दिए क्षेत्रफल, वो घटा दो। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान है, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो त्रिज्य खंड, माइनस त्रिज्य खंड का नाम क्या है, नाम लिख दो तो और उचित रहेगा, ओसीडी। ठीक है, त्रिज्य खंड ओसीडी का क्षेत्रफल। क्लियर है, तो अब आ सकता है आराम से, वृत्त का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला, वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं 792/7 है, 792/7 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला, वृत्त का क्षेत्रफल ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36√3 माइनस क्या है 132/7
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा। अब इसमें देखो ये बट्टा 7 और यहाँ भी बट्टा 7, इन दोनों को सरल करता हूँ, ये रूट वाले को बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों में से देखो 7 आ रहा है लसअप, 792 में से क्या घटा देंगे, 132 घटा देंगे और 36√3 को अलग से जोड़ते हैं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो घटाते हैं, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 1 गए 660 बट्टा 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 3 गए 7 में से, और इसको हम अलग से जोड़ते हैं 36√3। ठीक है, अब इसको आगे चाहो तो आप सरल कर सकते हो, केवल आप इसी को उत्तर रखो सेंटीमीटर स्क्वायर। 660 बट्टा 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में पहला सवाल मैंने आपको बता दिया अच्छे से, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया और चौथा सवाल बता दिया। दोनों ही प्यारे सवाल है। जो अगला 5वें सवाल से है वो हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि आज के लिए समय हो गया है। अगले इन प्रश्नों को आपको अच्छे से फोकस करना है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन और माइंड सेट बना लो, नक्शा बना लो कि इसमें से ये करना है, इसका निकालना, जो पूछा है उसको आराम से चित्र को देखो और माइंड सेट करके जो जो आपको फॉर्मूला आता है उसके आधार पे निकाल दो। लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन फॉर्मूला सही लगाना है, वैल्यूज सही रखनी है, कैलकुलेशन सही करनी है और जितना जिस भाग का क्षेत्रफल पूछा उसे ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।